एक एनआरआई बिजनेसमैन 31 महीने जेल में रहा फ्रॉड के चार्ज में, बिना किसी चार्जशीट, बिना किसी ट्रायल के। और जब वो जेल में था, उसकी खुद की बनाई कंपनी किसी और को बेच दी गई। अब कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई केस ही नहीं बनता, सारे आरोप झूठे थे। लेकिन कंपनी आज भी वापस नहीं मिली और जिसने वो कंपनी खरीदी वो थे अदानी। अहमद बुहारी एनआरआई बिजनेसमैन तमिलनाडु में इन्वेस्ट किया। उनकी कंपनी थी कोस्टल एनर्जन पावर लिमिटेड या CEPL। यह थूथीकोडी तमिलनाडु में 1200 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट था, यानी लगभग 10 लाख घरों को बिजली देती थी। इसके अलावा ये NTPC जैसी कंपनी को विदेशों से मंगाए गए कोयले की सप्लाई भी करती थी। यह कोई छोटा बिजनेस नहीं था, यह भारत के एनर्जी सेक्टर में एक सीरियस इन्वेस्टमेंट था। 2018 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने आरोप लगाया कि कोस्टल एनर्जन ने NTPC को खराब कोयला सप्लाई किया, मगर कीमत पूरी ली। इससे NTPC को काफी नुकसान हुआ। ध्यान रखिएगा, यह आरोप CAG का नहीं था, DRI का था। और DRI को यह कैसे पता चला, यह कभी एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। इसी आधार पर CBI ने तुरंत FIR कर दिया। आज के डेट में अगर ED किसी केस में शामिल ना हो तब तो वो बात ही नहीं बनती। ED ने PMLA के तहत तुरंत मनी लॉन्ड्रिंग केस की छानबीन शुरू कर दी और मार्च 2022 में अहमद बुहारी गिरफ्तार हो गए। 31 महीने जेल में रहे मगर कोई चार्जशीट नहीं। इस दौरान बुहारी ने 6 बार बेल मांगी। हर बार ED ने अपोज किया और बेल रद्द हो गई। ED का तर्क था कि वो मॉरिशस और UAE जैसे देशों से पैसे के लेन देन के सबूत को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन जारी रहा और जारी ही रहा। एक बार मिली हुई बेल को भी मद्रास हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया और फिर अक्टूबर 2024 में आखिरकार बेल मिली। सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI का ओरिजिनल FIR यह कहते हुए खारिज कर दिया कि खराब कोयले वाले इल्जाम को वो साबित ही नहीं कर पाई, मतलब कोई पुख्ता सबूत ही नहीं, और इसलिए यह केस बनता ही नहीं। और क्योंकि PMLA केस का आधार भी यही था, इसलिए अक्टूबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट ने PMLA केस बंद कर दिया और 28 अप्रैल 2026 को CBI के स्पेशल कोर्ट ने सारे केस बंद कर दिए। मतलब 2.5 साल से भी ज्यादा जेल में रखने का कोई आधार ही नहीं था। अब मैं आपका ध्यान कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पर ले जाता हूं। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, यह खोजी पत्रकारों की एक संस्था है जो बड़े बड़े करप्शन के केस को सबूतों के साथ उजागर करती है। इसके इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आया कि अदानी की 24 कोयले के शिपमेंट में लो ग्रेड कोयले को हाई क्वालिटी दिखाकर 3 गुना कीमत वसूली गई। मगर किससे? तमिलनाडु की बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनी 10ZEDCO से। DRI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यह ध्यान रखिएगा कि यह इन्वेस्टिगेशन तब शुरू हुई जब मोदी नए नए सत्ता में आए थे और उस समय संस्था कुछ हद तक स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला अदानी के पक्ष में दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस आज भी पेंडिंग है और उस पर DRI की कोई सुगबुगाहट नहीं है और यह बात समझी जा सकती है। इस केस में अदानी को कोई जेल नहीं हुई। उधर बुहारी इससे भी हल्के केस में 31 महीने जेल में रहे। यह साफ दिखाता है कि अदानी से जुड़े केस में सिस्टम के काम करने का तरीका बदल जाता है। मैं कोई बुहारी का बचाव नहीं कर रहा हूं। अगर वो दोषी हैं तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर फिर वैसी ही सजा अदानी या किसी और को क्यों नहीं? अब एक सवाल है कि आखिर बुहारी को जेल में रख के DRI या अदानी को क्या मिलेगा? बुहारी जब जेल में थे तब उनकी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई थी। कहा गया कि कंपनी डिस्ट्रेस में है और इसी को आधार बनाकर फरवरी 2024 में CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अदानी पावर और डिकी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी DAIT की CEPL खरीदने की इच्छा को मंजूरी दे दी। ध्यान रखिए, बुहारी की कंपनी भी बिजली बनाने और कोयला सप्लाई करने का काम करती है, वही काम जो अदानी भी करते हैं। अब प्रोसेस में तेजी देखिए। 30 अगस्त 2024 NCLT ने CEPL के लिए करीब 3300 करोड़ रुपए की कीमत रखी और 31 अगस्त 2024 यानी अगले ही दिन अदानी पावर ने कंपनी खरीद लिया। ध्यान रखिए, अभी भी बुहारी जेल में थे। जेल से निकलने के बाद बुहारी ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया। मामला NCLT की चेन्नई बेंच तक पहुंचा। वहां कहा गया कि खरीद पर गंभीर कानूनी सवाल है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखी जाए। अब जाहिर सी बात है, अदानी के हाथ से कंपनी जा रही थी,
उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में त्वरित कार्रवाई की रिक्वेस्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई का निर्देश दिया और आज के डेट में वो प्लांट अदानी का है। मतलब आपकी कंपनी आपको जेल भेज करके किसी ने खरीद लिया, बाद में पता लगा कि आप तो निर्दोष हैं। ये एक सबूत है कि कैसे संस्थाओं का इस्तेमाल करके एक कंपनी सब कुछ खरीदना चाह रही है। शायद ये गुजरात मॉडल का एक नमूना है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है और ना ये आखिरी है। अब एक पैटर्न देखिए, श्री राम सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज का केस। श्री राम सीमेंट पर इनकम टैक्स रेड हुआ और फिर वो सांगी इंडस्ट्रीज को खरीदने से पीछे हटा और सांगी इंडस्ट्रीज अदानी ने खरीद ली। एनडीटीवी पर पहले सीबीआई, फिर इनकम टैक्स रेड, उसके बाद सेबी की कार्रवाई और फिर वो अदानी की हो गई। एक अकेला मेन स्ट्रीम चैनल जिसने मोदी की वाट लगा रखी थी वो खत्म हो गई। लेकिन एक तरह से अच्छा हुआ क्योंकि उसके बाद हम जैसे लोग आए और अब अदानी और मोदी के लिए हमारी आवाज को खत्म करना करीब असंभव है। कृष्णपट्टनम पोर्ट, पहले इनकम टैक्स रेड हुआ और फिर पोर्ट अदानी के पास। और बताऊं, मुंबई एयरपोर्ट, पहले ईडी और सीबीआई केस, फिर कंट्रोल अदानी के पास। इन सब में दिखता है कि कैसे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके अदानी हमारा भाग्य विधाता बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार सिर्फ एक ही बिजनेसमैन है। क्या हमारे देश में और बिजनेसमैन नहीं है? हैं, मगर वो अपनी ताकत लोगों की तनख्वाह काटने में दिखाते हैं, हम जैसे लोगों पर केस करने में दिखाते हैं। और कुछ बड़ी कंपनी तो डर के चुप हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कमाई का डर है। और यही कंपनियां देश के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती हैं। हर कोई राहुल बजाज नहीं है। My name Rahul was given to me by Jawaharlal ji. I was born anti-establishment. UPA or anybody else. अदानी ग्रुप ने हमेशा कहा हमारा एक्विजिशन ट्रांसपेरेंट कमर्शियल प्रोसेस है। अगर कंपनी इतनी ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को फॉलो करती है तो यूएस में मिलियंस ऑफ डॉलर का सेटलमेंट क्यों किया? याद रखिए, वही अदानी है जो हिंडनबर्ग पर केस करने जा रहे थे, आज तक नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि केस करने से और भी पत्ते खुल जाएंगे। इससे आपको इनकी ईमानदारी का अंदाजा मिल जाएगा। अहमद बुहारी के इस केस ने कोर्ट पर सवाल और गहरा दिया है। 6 बेल एप्लीकेशंस, सब में ईडी ने कहा इन्वेस्टिगेशन जारी है और कोर्ट ने मान लिया। अगर आम जनता को बेल लेना होता है तो कोर्ट का ध्यान उसके बैकग्राउंड पर जाता है और उसी कोर्ट को ईडी का बैकग्राउंड नहीं दिखा। 31 महीने बाद कोर्ट ने कहा केस नहीं बनता। काश यही काम कोर्ट ने जेल भेजने से पहले कर लिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। अब जब बुहारी के खिलाफ कोई केस ही नहीं बना तो फिर उनकी कंपनी का बिक जाना कैसे जायज हुआ? जब तक सीबीआई और डीआरआई जैसी संस्था को जबरदस्ती के फंसाने वाले केस में करोड़ों का जुर्माना नहीं होगा, ये संस्थाएं शायद ही कभी स्वतंत्र रूप से काम करें। जो नुकसान अहमद बुहारी का हुआ है, आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? कोर्ट या सीबीआई या अदानी? एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। याद कीजिए, ऐसा ही डिले इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने में भी किया गया था और ऐसा ही डिले चुनाव आयोग के एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयुक्त के खिलाफ शिकायतों में भी किया जा रहा है। अहमद बुहारी आज भी अपनी कंपनी वापस लेने के लिए ताकत लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि उन्हें अपनी कंपनी मिल जाएगी और साथ में बड़ी कंपनियों को एक सबक भी। जो बिजनेसमैन आज सवाल नहीं पूछ रहे हैं, कल वो खुद एक सवाल बन जाएंगे, मगर हम उनके लिए उस समय भी इतनी ही जोर से आवाज लगा रहे होंगे।